अदम्य साहस। एपीजे अब्दुल कलाम। भाग 1। प्रेरक व्यक्तिमत्व। सामाजिक या राजनीतिक सभी व्यवस्थाओं की नींव इंसान की भलाई पर पड़ी है। कोई भी देश सिर्फ संसदीय कायदे कानून से महान नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है कि उसके नागरिक भले और महान हो। प्रेरक व्यक्तित्व। मेरी ममतामयी माँ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमारा परिवार कठिनाई के बीच से गुजर रहा था। मैं उस समय 10 साल का था और युद्ध रामेश्वरम में हमारे दरवाजे तक प्राय पहुंच चुका था। सभी वस्तुओं की किल्लत हो गई थी। हमारा परिवार एक विशाल संयुक्त परिवार था, जिसमें मेरे पिता एवं चाचाओं के परिवारजन एक साथ रहते थे। इस विशाल कुनबे को मेरी दादी और माँ मिलाकर संभालती थी। घर में कभी भी 3-3 पालनों पर बच्चे झूलते रहते थे। खुशी और गम का आना जाना लगा रहता था। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन मानव का इतिहास का एक पृष्ठ है, चाहे वह किसी भी पद पर आसीन अथवा किसी भी कार्य में संलग्न हो। मैं अपने शिक्षक श्री स्वामीयर के पास गणित पढ़ने जाने के लिए प्राय 4 बजे जग जाता था। वे एक अद्वितीय गणित शिक्षक थे। वे निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाते थे और एक साल में सिर्फ 5 ही बच्चे को पढ़ाते थे। अपने सभी छात्रों पर उन्होंने एक कठोर शर्त लगा रखी थी। शर्त यह थी कि सभी छात्र स्नान करके सुबह 5 बजे उनकी कक्षा में उपस्थित हो जाए। मेरी माँ मुझसे पहले जग जाती थी। वह मुझे नहलाती और ट्यूशन के लिए तैयार करती। मैं 5:30 बजे घर वापस लौटता। उस समय नमाज अदा करने तथा अरबी स्कूल में कुरान शरीफ सीखने के लिए मुझे ले जाने को मेरे पिता प्रतीक्षा कर रहे होते। उसके बाद मैं अपने घर से 3 किलोमीटर की दूर पर स्थित रामेश्वरम रोड रेलवे स्टेशन पैदल जाता। वहां से होकर गुजरने वाली धनुषकोडी मेल से समाचार पत्रों का बंडल लेता और तेजी से शहर लौटता। शहर में सबसे पहले मैं ही लोगों तक समाचार पत्र पहुंचाता था। यह जिम्मेदारी निभाने के बाद मैं 8 बजे तक घर वापस आ जाता। उस समय मेरी माँ मुझे सामान्य नाश्ता देती, जो मेरे अन्य भाई बहनों को दिए जाने वाले नाश्ता की तुलना में कुछ विशेष होता, क्योंकि मैं पढ़ाई और कमाई एक साथ करता था। स्कूल की छुट्टी के बाद शाम को मैं फिर ग्राहकों से बकाया राशि की वसूली के लिए निकल पड़ता। उन दिनों की एक घटना मुझे अभी भी याद है। हम सभी भाई बहन साथ बैठकर खाना खा रहे थे और माँ मुझे रोटी देती जा रही थी। चूँकि हम भात खाने वाले लोग हैं, इसलिए चावल तो खुले बाजार में उपलब्ध था, किंतु गेहूं पर राशनिंग थी। जब मैं खाना खा चुका तो मेरे बड़े भाई ने मुझे एकांत में बुलाकर डांटा। कलाम, जानते हो क्या हुआ? तुम रोटी खाते जा रहे थे और माँ तुम्हें रोटी देती जा रही थी। उसने अपने हिस्से की भी सारी रोटी तुम्हें दे दी। अभी घर की परिस्थिति ठीक नहीं है। एक जिम्मेदार बेटा बनो और अपनी माँ को भूखिया मत मारो। उस दिन पहली बार मुझे सिहरन की अनुभूति हुई। मैं अपने आप को रोक नहीं सका। दौड़कर अपनी माँ के पास गया और भावावेश में उससे लिपट गया। मैं अब भी पूनम की रात में अपनी माँ को याद करता हूँ। उस स्मृति की छवियाँ मेरी पुस्तक अग्नि की उड़ान में संग्रहित माँ कविता में उभरी है। मेरी यादों में वे क्षण है जीवंत अभी भी। 10 बरस का बालक में पूर्णमासी की निशिवेला में नींद के आगोश में बड़े भाई बहनों की ईर्ष्या का पात्र बना सोया हुआ था तुम्हारी गोद में। तुमसे ही सिमटा था मेरा पूरा जहान। माँ ओ माँ तू महान। जाग कर आधी रात में लगता मैं बिलखने, उन्हीं आंखों आंसू लगते झरने और भीग जाते मेरे घुटने। बाप लेती थी तू तब तक मेरे दर्द को और तेरी स्नेहिली पुचकार से हो जाता था दर्द सहधिक क्षुमंतर। तेरे वात्सल्य स्नेह से मिली अपार शक्ति मुझे कि बेखौफ निकल पड़ा उसी एक आश विश्वास के सहारे। जिंदगी की डगर पर जीतने जहान को है मुझको विश्वास, पूरा है विश्वास कि हम फिर मिलेंगे कयामत के दिन। रहूंगा नहीं मैं माँ तब भी अकेले तुम्हारे बिन। यह मेरी माँ की कहानी है। वह 93 साल की उम्र तक जीवित रही। वह एक स्नेहशील, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी।
मेरी माँ रोज 5 बार नमाज अदा करती थी। मैंने जब भी उन्हें नमाज अदा करते हुए देखा तब मैं प्रेरित हुआ और मैंने अपने अंदर परिवर्तन महसूस किया। नारी ईश्वर की एक सुंदर रचना है। मैं 2 महान महिलाओं की स्मृति से सदैव प्रेरित एवं उत्साहित होता रहा हूँ। इनमें से एक मेरी माँ है तथा दूसरी भारत रत्न एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। दूसरी महान माँ कर्नाटक संगीत की जननी एम.एस. सुब्बलक्ष्मी थी। मैंने पहली बार उन्हें सन 1950 में तंजौर में आयोजित त्यागराज समारोह में सुना था। प्रत्येक वर्ष जनवरी मास में इस समारोह का आयोजन किया जाता है। मैं उस समय त्रिची में कॉलेज में पढ़ता था। इस समारोह में मैं अपने संगीत प्रेमी मित्र संतानम के साथ गया था। पंचरत्न कृति के पश्चात एम.एस. सुब्बलक्ष्मी ने एंडारो महानुभावालु अंदरिकी वंदामुल्लु वाला प्रसिद्ध त्यागराज कीर्तन गाया। ऐसा लगा कि यह गीत मेरे अंदर समा गया है तथा आनंद एवं प्रसन्नता से मेरा तन मन ऊर्जावान हो उठा। इस गीत का भाव अत्यंत सशक्त था। और फिर वह अदाकारी। मैं जीवन भर के लिए एम.एस. सुब्बलक्ष्मी का प्रशंसक बन गया। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी के अनुसार भक्ति हमारे अपने हृदय में विराजमान ईश्वर के प्रति व्यक्त की गई हमारी निष्ठा की सिवा कुछ नहीं। एक बार हृदय में विराजमान ईश्वर के प्रति अनुरागपूर्ण श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तो हमारे मन में संपूर्ण संस्कार के प्रति वैसा ही प्रेम उत्पन्न होना निश्चित है। एक बार हृदय में विराजमान ईश्वर के प्रति अनुरागपूर्ण श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तो हमारे मन में संपूर्ण संसार के प्रति वैसा ही प्रेम उत्पन्न हो जाता है होना निश्चित है। इसका कारण यह है कि एक दिव्य सत्य संपूर्ण संसार में मौजूद है। भक्त जब इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो मानव मात्र की सेवा ही उसका सिद्धांत बन जाता है। भक्ति हमारे अपने हृदय में विराजमान ईश्वर के प्रति व्यक्त की गई हमारी निष्ठा की सिवा कुछ नहीं है। इसका कारण यह है कि एक ही दिव्य सत्य संपूर्ण संसार में मौजूद है। भक्त जब इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो मानव मात्र की सेवा ही उसका सिद्धांत बन जाता है। भक्ति हमारे अपने हृदय में विराजमान ईश्वर के प्रति व्यक्त की गई हमारी निष्ठा की सेवा कुछ नहीं है। एम.एस. से विभिन्न संगीत समारोह में मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। सन 1988 में जब राष्ट्रपति भवन में अशोक हॉल में भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया तो वह मेरे लिए अपार प्रसन्नता का क्षण था। मैं उनकी बगल में बैठा हुआ था। उन्होंने मेरे साथ मेरे माथे को स्पर्श कर मुझे आशीर्वाद दिया। वह क्षण मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। उनकी मान्यता थी कि किसी भी राग का उद्देश्य श्रोता के मन को ईश्वर एवं उसकी समस्त सृष्टि की ओर उन्मुख करना है। 12 दिसंबर 2004 को जब उनकी मृत्यु हुई तो उस समय मैं उनके घर पर मौजूद था। उन्हें चिरंतर आध्यात्मिक शांति में लीन देखकर मैंने उन्हें इस प्रकार अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपने श्री रागम के गायन में उत्कृष्टता के कीर्तिमान कायम किए। भक्ति संगीत में छुई महान ऊंचाइयां। पारंगत थी आप अन्नमाचार्य। पुरंदरदास के कीर्तनों में कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति के गायन में काल में समाहित भले हो गई है आप। सम्मोहक सुंदर संगीत किंतु आपका आगे युगों युगों तक रहेगा कानों में गूंजता। संगीत में जन्मी जी सास दर सास, संगीत में जामिली अंत में अनाति दिव्य संगीत में। संगीत में जन्मी जी सास दर सास, संगीत में जामिली अंत में अनाति दिव्य संगीत में। 5 महान आत्माएं। अपने माता पिता एवं शिक्षकों के अतिरिक्त 5 वैज्ञानिक ने मुझे प्रेरित एवं प्रभावित किया। इन वैज्ञानिकों को मैं महान आत्मा मानता हूँ। प्रोफेसर विक्रम साराभाई। मुझे प्रोफेसर विक्रम साराभाई के साथ 7 वर्षों तक कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त है।
उनके सानिध्य में काम करते हुए मैंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की कल्पना को सच में रूपांतरित होते देखा था। सन 1970 में तैयार किए गए एक पृष्ठ के एक वक्तव्य में उल्लेख हुआ था, भारत को अपने प्रबल वैज्ञानिक ज्ञान एवं युवा शक्ति के बल पर उपग्रह संचार, दूरसंवेदी एवं मौसम विज्ञान संबंधी अंतरिक्ष यान का निर्माण एवं अपनी धरती से प्रक्षेपण करना चाहिए ताकि इन क्षेत्रों में भारतीय जीवन समृद्ध हो सके। प्रोफेसर साराभाई जैसे कॉस्मिक रे भौतिकवेत्ता एवं महान वैज्ञानिक के वर्षों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप इस एक पृष्ठ के प्रकल्पना प्रारूप को साकार होते देखना मेरे लिए ध्यान का एक बहुत बड़ा स्रोत था। जब भी मैं इस एक पृष्ठ की प्रकल्पना, वक्तव्य एवं इसके परिणामों पर विचार करता हूँ तो अभिभूत हो उठता हूँ। आज हम किसी भी प्रकार के उपग्रह, प्रक्षेपण यान तथा अंतरिक्ष यान निर्मित करने एवं भारतीय धरती से उनका प्रक्षेपण करने में सक्षम हैं। इसके लिए भारत के पास व्यापक सुविधा एवं विपुल मानव संसाधन सहित सभी प्रकार की क्षमता है। जब भी मैं डॉक्टर साराभाई को एक पृष्ठ के प्रकल्पना प्रारूप एवं उसके परिणामों पर विचार करता हूँ तो अभिभूत हो उठता हूँ। प्रोफेसर सतीश धवन, भारतीय विज्ञान संस्थान के शिक्षक एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन से मैंने बहुत कुछ सीखा। प्रथम, उपग्रह प्रक्षेपण यान कार्यक्रम के विकास के लिए मैंने 1 दशक तक प्रोफेसर सतीश धवन के साथ काम किया। मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम के लिए मुझे परियोजना निदेशक का दायित्व सौंपा गया। प्रोफेसर सतीश धवन ने देश के विशेषकर युवाओं के सामने नेतृत्व की ऐसी मिसाल रखी जो हमें प्रबंधन विषय किसी पुस्तक में नहीं मिल सकती। उन्होंने अपने स्वयं के उदाहरण से हमें बहुत कुछ सिखाया। जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने सीखी वह यह थी कि जब कोई मिशन प्रगति पर हो तो हमेशा कुछ न कुछ समस्याएं अथवा असफलताएं सामने आएगी ही, किंतु असफलताओं के कारण कार्यक्रम बाधित नहीं होना चाहिए। नेता को उस समस्या पर नियंत्रण रखना होता है, उसका अंत करना होता है तथा सफलता की दिशा में टीम का नेतृत्व करना पड़ता है। यह अभिज्ञान तभी से मेरे अंदर जगह बनाए हुए है और कभी मैं उसे भूल नहीं पाता। प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश, एक अन्य महान शिक्षक जिन्होंने मुझे प्रेरित किया, वे प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश थे। जब मैं SLV-3 के कार्यक्रम का परियोजना निदेशक था तो उस समय वे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक थे। निदेशक के रूप में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश ने सेकंडों निर्णय, उनके जिस एक निर्णय की मैं सदैव प्रशंसा करता रहूंगा वह यह था कि बार बार जब SLV-3 जैसे किसी कार्यक्रम को मंजूरी मिल जाती है तो अंतरिक्ष विभाग सहित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO जैसे विभिन्न संगठनों की प्रयोगशालाएं एवं केंद्र को कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए टीम के रूप में साथ साथ काम करना होगा। सन 1973 एवं 1980 के बीच वित्तीय संकट काफी थे और विभिन्न लघु परियोजनाओं की ओर से मांग की होड़ लगी थी, किंतु उन्होंने अपनी संपूर्ण वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक सक्रियता को SLV-3 एवं इसकी उपग्रह के विकास पर केंद्रित कर दिया। जब मैं यह कहता हूँ कि प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश शालीनतापूर्वक प्रबंधन के विकास के लिए प्रसिद्ध है तो मैं इस संबंध में कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहली बार उन्होंने ही रोहिणी उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के मिशन को पूरा करने की दिशा में SLV-3 कार्यक्रम के लिए व्यापक प्रबंधन योजना विकसित की थी। जब मेरे कार्यदल ने SLV-3 की प्रबंधन योजना तैयार कर ली तो 3 माह की अवधि के अंदर उन्होंने अंतरिक्ष वैज्ञानिक कमेटी की लगभग 15 व्यापक परिचर्चा वाली बैठकें आयोजित की। चर्चा और अनुमोदन के बाद इस बंधन योजना पर प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश ने हस्ताक्षर किए। इस प्रकार यह योजना पूरे संगठन के मार्गदर्शन एवं कार्य को दिशा देने वाली योजना बन गई। यह अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रकल्पना और मिशन स्तरीय कार्यक्रम में बदलने की शुरुआत थी।
प्रबंधन योजना के विकास के दौरान मैंने देखा कि किस प्रकार विभिन्न प्रकार के विचार उभरकर सामने आए और मुख्य मिशन के कारण कुछ लोग अपनी निजता खोने से संशयित थे, इसलिए वे क्रुद्ध एवं नाराज थे। विभिन्न प्रबंधन बैठकों के दौरान लगातार सुलगती सिगरेटों के धुएं के बीच भी प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश मुस्कुराते रहते थे और उनकी विनम्र उपस्थिति से लोगों के क्रोध, भय एवं पूर्वग्रह धुआ हो जाते थे। आज इसरो के विभिन्न केंद्रों में अंतरिक्ष कार्यक्रम, उपग्रह प्रक्षेपण यान, वैज्ञानिक प्रयोग तथा प्रक्षेपण मिशन सहयोग एवं समन्वय की भावना से संचालित हो रहे हैं। मैं इस महान पराक्रमी आत्मा को धन्यवाद देता हूँ जो भारतीय विज्ञान संस्थान में धातु कर्म विज्ञान मेटलर्जी के प्रसिद्ध प्रोफेसर थे तथा जिन्होंने शालीनतापूर्वक प्रबंधन की अवधारणा को विकसित किया। जब कोई अभियान प्रगति पर हो तो हमेशा कुछ न कुछ समस्याएं या असफलताएं सामने आती है, किंतु असफलताओं के कारण कार्यक्रम बाधित नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर MGK मेनन। मेरे जीवन में कुछ अचानक दिखने वाली अथवा नियोजित लगने वाली अनुपम घटनाएं घटी। ऐसे घटनाओं को साकार करने में दो महान वैज्ञानिकों का योगदान रहा। सन 1962 में मैं रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट EDE में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रूप में कार्यरत था। मेरा कार्य हूवरक्राफ्ट विकास कार्यक्रम को नेतृत्व प्रदान करना था। इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी हूवरक्राफ्ट का डिजाइन, विका एवं पायलटिंग करना है। एक दिन मेरे निदेशक ने कहा कि एक बड़े वैज्ञानिक आ रहे हैं और मुझे उनके समक्ष हूवरक्राफ्ट के डिजाइन का वर्णन करना है तथा एक उड़ान भी प्रदर्शित करनी है। मैंने अपने सामने दाढ़ी वाले एक दार्शनिक जैसे युवक को देखा। वे प्रोफेसर MGK मेनन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR के निदेशक थे। महज 20 मिनट में मैं उन्हें हूवरक्राफ्ट में सहयात्री के रूप में ले गया और पक्की सड़क पर आकर्षक एवं युक्तिपूर्ण उड़ान भरकर दिखाई। उन्हें उड़ान पसंद आई तथा उन्होंने मुझे बधाई दी। मैंने सोचा कि जिस प्रकार अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं उसी प्रकार ये भी आए और चले गए, किंतु एक सप्ताह के बाद मुझे एक तार मिला। उन दिनों ईमेल की सुविधा नहीं थी, जिसमें मुझे TIFR मुंबई में रॉकेट इंजीनियर पद के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होने को कहा गया था। ADE के निदेशक ने मुख्यालय से विशेष अनुमति लेकर मेरे लिए एक और से विमान यात्रा की व्यवस्था करवा दी और मैं साक्षात्कार के लिए चला गया। साक्षात्कार सीमित में वहाँ 3 व्यक्ति थे। प्रोफेसर विक्रम साराभाई, जिनसे मैं पहली बार मिल रहा था, दूसरे प्रोफेसर MGK मेनन तथा प्रशासन की ओर से श्री साफ। साक्षात्कार भी बड़ा दिलचस्प था। प्रोफेसर साराभाई ने मुझसे वे प्रश्न पूछे जिनके उत्तर मैं जानता न था, न कि वे जिनके उत्तर मैं नहीं जानता था। मेरे लिए यह नए प्रकार का साक्षात्कार था। साक्षात्कार के 1 घंटे के अंदर मुझे सूचित किया गया कि इस पद के लिए मुझे चुन लिया गया है और इस तरह मेरे जीवन की दिशा रक्षा से अंतरिक्ष कार्यक्रम की ओर मुड़ गई। डॉक्टर राजा रमन्ना। SLV-3 मिशन पूरा होने के बाद मेरे जीवन में एक और नए अध्याय की शुरुआत हुई। सन 1981 में देहरादून स्थित डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लैबोरेटरी में देश के लिए सफल प्रौद्योगिकीय एवं वैज्ञानिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के संबंध में एक व्याख्यानमाला आयोजित की गई थी। मेरे व्याख्यान से पहले रक्षा मंत्री के तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर राजा रमन्ना ने पोखरण 1 परमाणु परीक्षण पर भाषण दिया। उन्होंने उसकी प्रौद्योगिक एवं प्रबंधन संबंधी चुनौतियों पर प्रकाश डाला। वही उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। उनके बाद दूसरा वक्ता मैं था। मेरे व्याख्यान का विषय भारत के प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान के विकास हेतु प्रबंधन प्रणाली के विकास से संदर्भित था। भोजन अवकाश के समय डॉक्टर राजा रमन्ना ने मुझे सूचित किया कि वे 10 मिनट के लिए मुझसे मिलना चाहते हैं। मुझे अभी याद है कि मार्च 1981 के एक रविवार को सायं 5 बजे मैं उनसे मिला था। उस मुलाकात में महान परमाणु वैज्ञानिक
डॉक्टर राजा रमन्ना ने मुझसे कहा था कि डिफेंस रिसर्च एवं डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व करने की क्षमता आप में है। यह बात मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ। इस कार्यक्रम के लिए मुख्य प्रयोगशाला डिफेंस रिसर्च एंड लैबोरेटरी DRDL थी। उन्होंने मुझे इसका निदेशक बनने के लिए आमंत्रित किया। इससे मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। यह रक्षा विभाग में मेरे पुनः प्रवेश की शुरुआत थी। उसी के बाद मिसाइल कार्यक्रम का विकास हुआ। शेष बातों तो इतिहास की धरोहर है। डॉक्टर राजा रमन्ना भारतीय वैज्ञानिक संस्थान बेंगलोर की परिषद के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1 दशक से अधिक समय तक इस संस्था के भाग्य की संवारने का काम किया। दोबारा किसी संस्था में फिर से जुड़ने पर जो समस्याएं सामने आती है वह रक्षा विभाग में मेरी पुनः वापसी के बाद मेरे सामने भी आई। यह मेरा कार्य मुश्किलों से भरा था। हालांकि डॉक्टर राजा रमन्ना ने मेरे चयन किया था, किंतु प्रोफेसर सतीश धवन का मानना था कि जिस वातावरण में मुझे काम करना है उसमें मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। इस कठिन समय में जिस व्यक्ति ने मेरी सहायता की वे थे प्रोफेसर सतीश धवन के निकट मित्र तथा भारतीय विज्ञान संस्थान के तत्कालिक निदेशक प्रोफेसर रामाशेषन। कंपोजिट मटेरियल विकास में मेरी रुचि के कारण मेरा उनसे परिचय हुआ था। प्रोफेसर रामाशेषन ही ने प्रोफेसर धवन को मुझे DRDO में फिर से सम्मिलित होने की अनुमति देने के लिए मनाया था, अन्यथा वहां मेरा पुनः प्रवेश संभव नहीं हो पाता। महान भविष्य दृष्टा प्रौद्योगिकी एवं प्रयोगधर्मी प्रबंधन के सहारे अपने संबंधित क्षेत्रों में मौलिक क्षमता का निर्माण करते हुए भारत का स्वरूप परिवर्तन करने वाले स्वप्न दृष्टाओं में राजनेता एवं कृषि वैज्ञानिक श्री सी सुब्रमण्यन अग्रणी थे। उन्होंने प्रोफेसर MS स्वामीनाथन के सहयोग से भारत में 60 के दशक में हरित क्रांति संभव की थी। प्रौद्योगिक एवं प्रयोगधर्मी प्रबंधन के सहारे अपने संबंधित क्षेत्रों में मौलिक क्षमता का निर्माण करते हुए भारत का स्वरूप परिवर्तन करने वाले स्वप्न दृष्टाओं में राजनेता एवं कृषि वैज्ञानिक श्री सी सुब्रमण्यम अग्रणी थे। उन्होंने प्रो MS स्वामीनाथन के सहयोग से भारत में 60 के दशक में हरित क्रांति संभव की थी। यदि हरित क्रांति न हुई होती तो अभी भी हम लोग अन्न के मामले में आत्मनिर्भर न हो पाते। इस अवधि में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाने के लिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने श्वेत क्रांति की शुरुआत की और नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में डॉक्टर होमी भाभा ने अनुसंधान एवं परियोजनाओं के दिशा निर्देश दिया, जिसके फलस्वरूप विद्युत उत्पादन, नाभिकीय औषधि एवं परमाणु हथियारों के विकास में वृद्धि गई। भविष्य दृष्टा नए राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। राष्ट्रपति शेख जायद बिन सुल्तान अल नहाया सन 1966 में अबू धाबी अमीरात के शासक हैं। संयुक्त अरब अमीरात संघ की स्थापना में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। इस संघ का निर्माण सन 1971 में हुआ था। इस समय यह क्षेत्र मरुस्थल था और ऊंट ही सबसे सुलभ परिवहन माध्यम था। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी अमीरात एवं अन्य राज्य अत्यंत गरीब एवं अविकसित थे। अर्थव्यवस्था मछली पालन एवं तटीय क्षेत्रों में मोती चुनने जैसे परंपरागत कार्यों पर आधारित थी, किंतु जापान द्वारा कृत्रिम मोती के विकास से विश्व में खाड़ी देशों का उच्च स्तरीय प्राकृतिक मोती का बाजार नष्ट हो गया। इस देश के लिए अपनी आर्थिक प्रगति के लिए मोती उद्योग पर निर्भर रहना संभव नहीं रह गया था। कायाकल्प या रूपांतरण दूरदर्शी कल्पना, नए सोच एवं प्रेरणादायी उत्साह के संयोग का परिणाम था, किंतु अब यह सब इतिहास की बातें हो चुकी है और इस देश का चेहरा ही बदल गया। 10 लेन वाली सड़कें, आधुनिक परिवहन व्यवस्था, हरे भरे वन एवं सुंदर जीव जंतु, मस्जिद, कारखाने, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, तरण ताल और प्रत्येक नागरिक के लिए रोजगार के समुचित साधन वहां मौजूद है।
4 दशक से भी कम समय में यह कायाकल्प राष्ट्रपति शेख जायद की दूरदर्शी परिकल्पना, नए सोच एवं उनके महान व्यक्तित्व में मौजूद प्रेरणादायी उत्साह का परिणाम है। उन्होंने एक मरुस्थल को सुंदर नगरों एवं सुविधा संपन्न गांवों के देश में रूपांतरित कर दिया। वह अच्छी दूरसंचार व्यवस्था है, परिवहन संपर्क है एवं प्रति व्यक्ति आय दर ऊंची है। इस प्रकार दुबई के पूर्व शासक शेख रशीद ने इस विश्वास के साथ ही सब कुछ संभव है अपने यहाँ बंदरगाह, वायु मार्ग एवं सड़क परिवहन के साथ साथ तेजी से व्यवसाय एवं व्यापार के विकास की कई परियोजना की स्थापना की। दुबई का यह कायाकल्प वहाँ के शासकों की कल्पनाशीलता और दूरदृष्टि के व्यापक प्रयासों का परिणाम है। किसी प्रेरणा से संयुक्त अरब अमीरात की इन दो महान हस्तियों ने ऐसे सपने देखे और ऐसी दूरदृष्टि हासिल की। इसका एक कारण जो मैं खोज पाया वह है कि यह स्वप्नदर्शी व्यक्तित्व अपनी जनता से स्नेह करते थे। वे अपने देशवासियों को सुविधायुक्त आवास, रोजगार एवं स्वच्छ पर्यावरण देना चाहते थे। उदाहरण के रूप में मरुस्थल के जल की भारी किल्लत रहती है, किंतु अब वहाँ जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। समुद्र के पानी का खारापन दूर कर वहाँ जल की आपूर्ति की जाती है। मैंने अबू धाबी में खारापन दूर करने वाला विशालतम संयंत्र देखा। मरुस्थलीय परिवेश के बावजूद उन्हें ईश्वर ने भूगर्भ एवं समुद्र तट से प्राप्त होने वाले तेल, प्राकृतिक गैस एवं ऊर्जा के मामले में संपन्न बन रहा है। कुछ कर दिखाने के लिए अपनी सारी प्रतिभा और जिजीविषा से जुटे रहने वाले लोगों से कल्पना चावला प्रेरित होती थी। इन दूरदृष्टि संपन्न स्वप्नदृष्टाओं ने तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार का उपयोग संयुक्त अरब अमीरात के समग्र विकास में किया और यह सुनिश्चित किया कि इस नई संपदा का लाभ लोगों तक पहुंचे। आप किससे प्रेरित होते हैं? हम सभी प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को जानते हैं। वह हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत है। वह अपने को आकाशगंगा की पुत्री मानती थी। पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए अपने शिक्षकों द्वारा किए गए प्रयासों से वह प्रेरित होती थी। शिक्षकों द्वारा नए विचारों के विकास के लिए अपने छात्रों के साथ किए जाने वाले प्रयोगों के लिए अतिरिक्त समय दिया जाना उसे प्रेरित करता था। वह कहती थी कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्यरत लोगों से प्रतिदिन मुझे प्रेरणा मिलती है और यह कि कुछ कर दिखाने के लिए अपनी सारी प्रतिभा और जिजीविषा से जुटने रहने वाले लोगों से मैं प्रेरित होती हूँ। भाग समाप्त।